हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र और उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एमपी टेट, यूपी टेट, अनदर टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चन को नोट करें। आप टेलीग्राम में भी स्टडी विद स्मार्टेस्ट के नाम से चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है जो आपके नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि में निम्न में से पहला चरण कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हैं निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना का निरूपण, समस्या के बारे में जागरूकता या तथ्यों का विश्लेषण। तो देखेंगे अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ऑप्शंस पहले हम क्रॉस करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो निष्कर्ष निकालना और ये पहला चरण की बात कर रहा है तो निष्कर्ष पहले चरण में नहीं निकाला जाता, जो कि गलत है। परिकल्पना का निरूपण करना ये भी गलत है। एक अवधारणा के आधार पर हम उस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। समस्या के बारे में जागरूकता ये कहीं ना कहीं हो सकता है। और तथ्यों का विश्लेषण, तो तथ्यों का विश्लेषण बिना जाने नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समस्या हल करने की बात की जा रही है उसके पहले चरण की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। समस्या के बारे में जागरूकता होना ताकि समस्या को जल्द से जल्द हल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के उदाहरण के लिए उद्धृत किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है एक फोटोग्राफी फिल्म को विकसित करना, एक मैराथन में दौड़ना, रख रखाव के लिए जिम्मेदारी लेना या एक विशिष्ट विषय का वर्णन करना। तो संज्ञान की बात कर रहा है फ्रेंड्स। संज्ञान जो कि किससे रिलेटेड है, हमारे बुद्धि मस्तिष्क से है। ठीक है, तो उसके ज्ञान क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ज्ञान के लिए हम देखेंगे फोटोग्राफिक फिल्म को विकसित करना, जो कि गलत है। मैराथन में दौड़ना, यह भी गलत है। ये सब चीज़ें प्री प्रिपरेशन से होती हैं। रख रखाव के लिए जिम्मेदारी लेना, ये भी इसमें नहीं हो सकता है। हाँ, एक विशिष्ट विषय को लेकर उसको वर्णन करना, ठीक है, उसके बारे में डिटेल निकालना, वही होता है संज्ञान से संबंधित। इससे हम तर्क चिंतन से रिलेट होंगे, मस्तिष्क की संचार होगा। तो ये बच्चे में हम ज़्यादा तरीके से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम किसी बच्चे को एक टॉपिक देते हैं और उसे कहते हैं कि आप इसके बारे में सोचकर जितना लिख सकते हो हमें बता सकते हो, आप बताओ, तो वहाँ पर उसके संज्ञान का विकास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक कक्षा की स्थिति में निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन से मामले का अध्ययन, जिसे हम केस स्टडी कहते हैं, आत्मनिरीक्षण, प्रयोगात्मक विधि या अवलोकन। केस स्टडी क्या कहलाती है कि किसी ज्ञान का अनुभव करने के लिए अपन करते हैं। ठीक है, इसे एक सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। तो हम कक्षा की स्थिति में केस स्टडी नहीं कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण की बात करें जो किसी वस्तु का या स्थिति का हम बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं, वह होता है आत्मनिरीक्षण। ठीक है, ये अपने पर नेतृत्व करना, वह कहलाता है आत्मनिरीक्षण। प्रयोगात्मक विधि की बात करें तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाती है। ठीक है, यह प्रयोग पर आधारित है। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को जानने के लिए उस पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब आता है अवलोकन, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो ये कक्षा में संभव है। ठीक है, यही शिक्षक करते हैं, कक्षा की स्थिति में यह संभव है। ठीक है, अवलोकन जिसे हम निरीक्षण या प्रेक्षण कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं। हमारे ऑप्शन से अधिगम जो है सीखना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, दृष्टिकोण, कौशल, अवधारणा या परिपक्वता। हम देखते हैं अगर हम सीखने की बात करें तो उसका फोकस होना जरूरी है, उसमें स्किल्स होना जरूरी है और एक अवधारणा लगाना भी जरूरी है। लेकिन परिपक्वता इसका परिणाम नहीं है, ये समय से होती है। ठीक है, इस समय पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे अधिगम का परिणाम नहीं है परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब बच्चा निम्न प्रदर्शित करता है तो वाक विकार, ठीक है, स्पीच डिसऑर्डर नहीं माना जाता है। तुतलाना, स्पष्ट उच्चारण करना, तेजी से लेकिन अस्पष्ट बोलना, धीमी या तेज गति से बात करना, हकलाना या रुक रुक कर बोलना। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन में एक स्पेसिफिक आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी।
यानी कि अगर अटक अटक कर बोल रहा है बच्चा तो वह एक प्रकार का डिसऑर्डर है। हकला कर रुक रुक कर बोल रहा है तो यह भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है। लेकिन व्यक्ति का व्यवहार है धीमी या तेज गति से बात करना, तो यह एक डिसऑर्डर नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ये डिसऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पद कल्पित प्रयोजनवाद जिसे हम फिक्शनल फाइनलिज्म कहते हैं, किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हमारे ऑप्शन से स्किनर, फ्रायड, एडलर या पावलव। तो जो फिक्शनल फाइनलिज्म की बात करें तो इन्होंने प्रतिपादित किया वो है एडलर। ठीक है, एडलर जो है वो फ्रायड के विचार से सहमत नहीं थे, एक समय था, इन्होंने व्यक्तित्व सिद्धांत भी दिए, तो इनके विचारों से अलग होकर इन्होंने अपने सिद्धांत बनाए। ठीक है, नए व्यक्तित्व सिद्धांत का निर्माण किया और फिक्शनल फाइनलिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हुआ। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है, फ्रायड एक मनोविश्लेषणवादी वैज्ञानिक थे। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। तो आप याद रखें ये बाल विकास से संबंधित थे और इन्होंने व्यक्तित्व संबंधित जो काम किया वो थे एडलर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वर्ष में बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल को पहली बार प्रकाशित किया गया था? ठीक है, तो स्टैनफोर्ड ने अपने नाम पर ही स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण को किया था। कब किया? ये किया 1916 में। इन्होंने किसके लिए किया? तो धीमे बच्चों की पहचान करने के लिए इन्होंने केस स्टडी पर ज़्यादा बल दिया था। ठीक है, और इनका जो परीक्षण का मुख्य आधार था वह था बुद्धि। ठीक है, और इन्होंने अपने नाम पर ही किया। तो आप याद रखें स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण कब हुआ? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विशेष जरूरतों वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है जो अक्षम व्यक्ति को दी जाती है, दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को दी जाती है, बुद्धिमान लोगों को दी जाती है या औपनिवेशिक मुखियाओं द्वारा स्थापित की गई है। तो विशेष जरूरत की शिक्षा नाम से स्पष्ट है, ये दी जाती है अक्षम व्यक्तियों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन देख के आप क्वेश्चन को मार्क करें, कॉपी में नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किस वातावरण में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं? तो औपचारिक, अनौपचारिक, भौतिक या सामाजिक। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करें, ये एक सिस्टमैटिक वे होता है, यह होती है औपचारिक वातावरण के आधार पर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये चिंतित क्यों होते हैं यहाँ पर? तो इसकी बात करें तो औपचारिक शिक्षा जो होती है एक सिस्टमेटिक वे में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक सोचते हैं कि एक बच्चे को यदि विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है तो वह अपने वातावरण से अलग होकर वहाँ आता है, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब वह रहना भी सीख नहीं सकता इतनी जल्दी, तो वहाँ पर भी एक समस्या है। शिक्षण सामग्रियों के प्रयोग में भी समस्या है कि किस तरीके से शिक्षक प्रयोग कराते हैं और बच्चा किस तरीके से सीखता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अधिक प्रॉब्लम होती है। तो औपचारिक वातावरण इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा संकेत है कि जब एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है? तो हमारे ऑप्शन से कार्य को व्यावसायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, यानी ऐसा पढ़ाया जाए जो व्यावसायिक रूप से हो। कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है या बच्चा सीखने में असमर्थ है। तो एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है। कब उगता है? अब हम अपने से ही बात करें तो हम यदि कोई भी कार्य बार बार करते हैं, ठीक है, उसे कंटिन्यू करते रहते हैं, तो एक टाइम पे उसमें नीरसता आ जाती है, उबाऊपन आ जाता है। वही बच्चे के साथ है। तो यहाँ पर कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला होगा, ठीक है, तभी वह ऊब रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब यांत्रिक रूप से दोहराव की बात करें तो जैसे एक मशीन बार बार किसी चीज़ का काम करती है, मशीन से ही ले लेते हैं, तो वह तो मशीन है। लेकिन अगर हम मनुष्यों की बात करें तो हम एक कार्य को एक समय पर और उसे लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते, इससे उबाऊपन बढ़ता है। अब बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बच्चे क्षणिक होते हैं, उन्हें थोड़े थोड़े समय के बाद नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, इसलिए बच्चा उबाऊ हो जाता है। कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला होगा तब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण शिक्षण की बात करें तो व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है वहाँ पर हम उदाहरण भी देते हैं और नियमों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों विधि पर आधारित है, इसलिए आगमन निगमन विधि दोनों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है अभ्यास करना, तनियों का बोध होना। टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ पे है तत्वों का बोध होना, ठीक है, शुद्ध उच्चारण होना या उपयुक्त सभी। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की बात करें तो पहले क्या करते हैं, हम बच्चे को संकेत के माध्यम से हम शिक्षा देते हैं, ठीक है, वह होती है मातृभाषा पर आधारित। अब यहाँ पर बात की जा रही है द्वितीय भाषा की, तो ये सभी हो सकते हैं, अभ्यास भी जारी होता है, तत्वों का बोध भी और शुद्ध उच्चारण भी जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, जो कि द्वितीय भाषा का विषय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। तो बच्चों को शिक्षा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है मातृभाषा के आधार पर शिक्षा देना, ठीक है, वह जो शुरू से देखता आया उस आधार पर अगर शिक्षा दें, अपने वातावरण के हिसाब से उसे शिक्षा दें तो वह जल्दी सीखेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, सुनना, पढ़ना या बोलना। तो ये सभी कौशल हैं भाषा के, ठीक है। ऐसे तो इनका क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ये सभी कौशल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह या सभी। तो बोलकर भी हम भाषा को सिखाते हैं, संकेतों के माध्यम से भी भाषा सिखाते हैं और चिन्हों के द्वारा भी भाषा को सिखाते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे पूर्ण विराम लगना है, कहाँ रुकना है, कहाँ तेजी से पढ़ना है। तो इस तरीके से हम भाषा का ज्ञान कराते हैं। तो इस सभी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी तत्व शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप वीडियो को बार बार देखें, जो भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।